आज हम लोग सारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस एवं प्रोटोकॉल को देखेंगे मात्र 30 मिनट में। जैसे कि देखिए, वैश्विक तापमान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी हुआ है। पहला देखिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, 2009 में कोपेनहेगन, 2012 में दोहा सम्मेलन, 2015 में पेरिस सम्मेलन और 2023 में जो लेटेस्ट हुआ COP28। उसी प्रकार ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित भी देखेंगे। जैसे 1985 में वो था वियना कन्वेंशन, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद हम लोग पृथ्वी सम्मेलन को देखेंगे। 3 चीज़ वहाँ से UNFCCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, और UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकना, और थर्ड में था UNCBD मतलब जैव विविधता से रिलेटेड। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन को देखने से पहले कुछ बैकग्राउंड को देख लेते हैं। जैसे 75 लोगों के समूह ने एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम था क्लब ऑफ रोम। स्थापित किया गया था 1968 में, ठीक है, 1968 में। इसमें क्या था, निरंतर संविधियत विकास का मार्ग, इसका उद्देश्य था। उसके बाद देखिए, क्लब ऑफ रोम जो 1968 में स्थापित किया गया था, उसी ने 1972 में रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट का नाम क्या था, लिमिट टू ग्रोथ। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर देखिए 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। मतलब दुनिया में पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसी का नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। मतलब देखिए, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब मानव पर्यावरण पे हुआ था। इसमें देखिए क्या क्या हुआ था। इन्वायरमेंट को ग्लोबल एजेंडा बनाया गया था सबसे पहले। इसी में देखिए क्या था, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में संतुलन स्थापित करने का बात किया गया था। उसके बाद देखिए, पर्यावरण के विषय पर वैश्विक जागरूकता पे बात हुआ था। फिर देखिए, इंटरनेशनल नेचर ऑफ एनवायरनमेंट का यहीं से पता चला। उसके बाद 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसका थीम क्या था, ओनली वन अर्थ। इसीलिए देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, क्योंकि 5 जून 1972 को ही स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। फिर आगे देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता था। कब से स्टार्ट हुआ था, 1974 से मनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए, 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो उसका आउटपुट क्या निकला। तो सबसे पहले देखिए आउटपुट निकला 1972 में UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या क्या हुआ था इनपुट में। अब आगे देखिए, 1972 में जो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, उसका आउटपुट क्या निकला। सबसे पहले देखिए 1972 में ही UNEP का स्थापना हुआ। उसके बाद देखिए इंडिया में क्या क्या हुआ था, WPA 1972 मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्थापना हुआ था 1972 में। उसके बाद 1986 में EPA मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का स्थापना हुआ था। उसके बाद देखिए, भारत में ही 42वां संविधान संशोधन में पर्यावरण संरक्षण को DPSP में और फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। उसके बाद आगे देखिए, एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ था। तो देखिए, जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। जेनेवा कन्वेंशन 1 लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन पे हुआ था। उसके बाद 1985 में हेल्सिंकी एग्रीमेंट हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड पे। उसके बाद 1987 में ओजोन परत क्षरण से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार आगे 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ था, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि था। उसके बाद देखिए आगे 1983 में क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे
वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग का गठन किया गया था। इसमें देखिए किसने किया था, UNGA मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट किया गया था। उसके बाद देखिए इसी का विश्व आयोग ने ही ब्रुटलैंड कमीशन निकाला था, ठीक है। इसमें देखिए क्या था, ब्रुटलैंड कमीशन में है सबसे पहली बार सतत विकास का बात किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ ब्रुटलैंड कमीशन, इसका मतलब क्या था, हमारा साझा भविष्य। इसमें क्या बात किया गया था, देखिए डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में मैरिज करवा दीजिए, इसी का आउटपुट था। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले ओजोन परत क्षरण को रोकने हेतु जो कन्वेंशन हुआ था, तब सबसे पहले देखिए वियना कन्वेंशन जो हुआ था, तब देखिए ओजोन परत की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर इसे 1985 में अपनाया गया और 1988 से कार्यविधि में आया था। उसके बाद देखिए वियना कन्वेंशन के बारे में, यह एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। उसके बाद इसी के बारे में एक फैक्ट और देखिए, 2009 में वियना कन्वेंशन सार्वभौमिक व्यापन को प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए वियना कन्वेंशन में क्या हुआ था, देखिए CFC के उपयोग में कमी लाने हेतु किसी के लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं था, लेकिन बाध्यकारी नियम कब बना था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु तैयार किया गया था। देखिए 16 सितंबर 1987 को लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, लेकिन प्रभावी रूप से कार्य कब करने लगा, 1 जनवरी 1989 से। फिर देखिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। फिर आगे देखिए यह उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता है, समझिए ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाध्यकारी समझौता है। उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे देखिए विकसित देशों 2000 तक CFC का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1994 तक अपने उपभोग एवं उत्पादन को 1986 के स्तर के 80% तक लाते हुए 2000 तक पूरी तरह से बंद कर देना था, विकसित देशों के लिए था ये। फिर सेकंड में देखिए विकासशील देशों को CFC का उत्पादन एवं उपभोग 2010 तक बंद करना था, तो समझे ना, विकसित देशों के लिए 2000 तक में और विकासशील देशों को 2010 तक बंद करना था CFC का उपयोग। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में इसका, उन विकासशील देशों को छूट मिली थी जिनका वार्षिक उत्सर्जन मतलब नियंत्रित पदार्थ का 0.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। फिर फोर्थ पॉइंट में देखिए 2010 से प्रोटोकॉल का एजेंडा HCF हो गया। इसके पहले क्या था, CFC को बंद करना था, लेकिन 2010 के बाद से एजेंडा क्या हो गया, HCFC को धीरे धीरे बाहर करना। फिर आगे देखिए 2015 में दुबई में आयोजित COP27वें कोप में HFCS मतलब दुबई पथवे को अपनाया गया। फिर लास्ट में देखिए इसके अंतर्गत HFCS की कमी इस सदी के अंत तक 0.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान में कमी कर देगी। अब यहाँ पे देखिए 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। मतलब 1972 में जो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, उसी का 20वीं वर्षगांठ पे हुआ था 1992 में अर्थ समिट। कब हुआ था,
3 से 14 जून के बीच में ब्राजील में हुआ था। इसमें देखिए क्या क्या हुआ था। UNCED मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे हुआ था, मतलब पर्यावरण व विकास पर UN कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसी को बोला जाता है अर्थ समिट, या तो इसी को बोला जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या तो रियो सम्मेलन। कब हुआ था? 1992 में। इसमें देखिए मुद्दा क्या था। सबसे पहले देखिए ग्लोबल वार्मिंग पर रोक हेतु, उसके बाद वन संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी, उसके बाद एजेंडा 21 यहीं से आया था। उसके बाद गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ कृषि विकास, वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया था। फिर आगे देखिए पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है। इस सम्मेलन में 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। समझ गए ना? पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उसी में 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। पहला देखिए क्या है। पहला में है UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये इसके बारे में देखिए। UNFCCC के बारे में देखिए 21 मार्च 1994 को बना था ये ला। इसमें देखिए 197 देशों ने हस्ताक्षर किया था और वर्तमान में 198 देश है। UNFCCC देखिए क्या सो जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, इसी के लिए मतलब वैश्विक तापन के लिए सम्मेलन जो होता है वो COP UNFCCC के द्वारा होता है। फिर सेकेंड में देखिए UNCBD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जैव विविधता पे सम्मेलन। इसमें देखिए जैव विविधता से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है UNCBD। इसको देखिए 22 मई को, उसके बाद देखिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया था और 22 मई 2002 से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। फिर थर्ड में देखिए UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन। इसमें देखिए मरुस्थलीकरण को रोकना था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में पेरिस में। उसके बाद देखिए पृथ्वी सम्मेलन में ही क्या आया था? एजेंडा 21 मतलब विश्व को सतत रूप से विकसित करने वाला एक एक्शन प्लान है एजेंडा 21। उसके बाद देखिए पृथ्वी सम्मेलन के बाद ही COP वगैरह चालू हुआ। तब COP का मतलब क्या होता है? होगी COP मतलब देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज मतलब देश। फिर देखिए अर्थ सम्मेलन मतलब पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, तो इसमें देखिए 2 प्रकार का चीज़ था। पहला देखिए डॉक्यूमेंट में क्या था? फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 ये डॉक्यूमेंट में था। उसके बाद बाध्यकारी क्या था? बाध्यकारी में था UNFCCC मतलब क्लाइमेट चेंज से संबंधित, और सेकेंड में था UNCBD मतलब जैव विविधता से संबंधित, और थर्ड में है UNCCD मतलब मरुस्थलीकरण से संबंधित। फिर आगे देखिए UNFCCC मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है UNFCCC, इसके बारे में एक बार बैकग्राउंड को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए 1992 में UNFCCC का स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन 1997 में COP थर्ड हुआ था। इसमें देखिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था इसी में, ठीक है ना। तो UNFCCC का COP थर्ड हुआ था 1997 में, वहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। फिर आगे देखिए 2001 में क्या हुआ था? 7 कहाँ पे हुआ था? मार्केस मतलब मोरक्को में। यहाँ पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का रोड मैप तैयार किया गया था यहीं पे COP 7 में मोरक्को में। फिर आगे देखिए 2002 में क्या हुआ था? 2002 में
COP8 हुआ था। COP8 कब हुआ था? 2001 2002 में। कहाँ पे हुआ था? भारत में। उसके बाद फिर आगे देखिए 2005 में COP11 या तो MOP1, यहाँ पे क्या हुआ था? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा, मॉन्ट्रियल में। मतलब 2005 में हुआ था COP11 और यहीं से शुरुआत हुआ है MOP1 का। यहाँ पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया है। फिर आगे देखिए 2007 में COP13 और MOP3 हुआ था। कहाँ पे? बाली में। और इसी का नाम है बाली रोड में भी कहा जाता है इसको। फिर आगे देखिए 2009 में COP15 और MOP5 कहाँ पे हुआ था? कोपेनहेगन मतलब डेनमार्क में। फिर उसी प्रकार आगे देखिए 2010 में COP16 और MOP6 हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था कानकुन सम्मेलन। फिर 2012 में हुआ था कतर में मतलब दोहा में। और यहीं पे देखिए ENF3 को प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद 2013 में वार्सा सम्मेलन हुआ था। फिर 2015 में बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुआ था, इसी का नाम है पेरिस सम्मेलन। तो ये ला देखिए COP21 या तो MOP11 या तो CMA1 यहीं पे हुआ था। तो देखिए 2015 में COP21 और या तो फिर MOP11 या तो फिर CMA1 पेरिस सम्मेलन। मतलब पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था, वहीं से निकला है CMA1। फिर आगे देखिए 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था सम्मेलन UNFCCC का। फिर 2020 में हुआ था उसी प्रकार। फिर आगे 2023 में जो हुआ था वर्तमान में COP28, इसको भी हम लोग देखेंगे। अब एक एक चीज़ को आगे देखते हैं। अब देखिए UNFCCC को एक बार और देख लेते हैं। इसका स्थापना 21 मार्च 1994 में हुआ था। उसके बाद देखिए आगे COP1 COP1 1995 से स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे पहला COP कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आया था। ग्रीन हाउस गैसेस पे प्रतिबंधताएँ था। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन के लिए ग्लोबल और नेशनल और लोकल लेवल पे, मतलब ग्रीन हाउस गैसों के लिए ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल पे एक्शन प्लान। फिर आगे देखिए 1996 में हुआ था COP2। कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में। उसके बाद 1997 में हुआ था COP3 हुआ था क्योटो मतलब जापान में। उसके बाद देखिए 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। फिर 2001 में देख लीजिए मार्केस मोरक्को में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का रूल यहीं पे बना था। उसी पर 16 फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया था। फिर उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसी के बारे में, UNFCCC के बारे में ही। देखिए 2008 से 12 तक जो टाइम पीरियड था वो फर्स्ट कमिटमेंट राउंड था 8 दिसंबर 2012 दोहा में। उसके बाद सेकेंड कमिटमेंट राउंड देखिए 2013 से 2020 के बीच का जो था समय, सेकेंड कमिटमेंट राउंड। और ये था क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था। फिर देखिए COP3 में ही आया था क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें देखिए देश को 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला Annex 1, दूसरा में Annex 2। इसमें देखिए Annex 1 में 42 देश था। और इसमें देखिए 42 देशों में औद्योगिक देश और विकसित देश था। और Annex 2 में सभी देश, मतलब वो देश जो ना तो औद्योगिक देश है और ना ही विकसित देश है। और इसी में देखिए औद्योगिक देशों के लिए क्या हुआ था। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे CO2 में कमी लाना था 2008 और 2012 के बीच में। 1990 में जितना था उसको 2008 से 2012 के बीच में 5.2% कम कर देना था।
औद्योगिक देशों के लिए यह था जिम्मेवारी। उसके बाद देखिए यहाँ कोप क्योटो प्रोटोकॉल से क्या क्या चीज़ निकला था। सबसे पहले देखिए कार्बन क्रेडिट यहीं से निकला है, कार्बन टैक्स अवधारणा यहीं से निकला है। उसके बाद CDM, उसके बाद JI भी यहीं से निकला है, मतलब संयुक्त पालन। आगे फिर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए देश का विभाजन जो हुआ था दो प्रकार से हुआ था। पहला देखिए विकसित देश और सेकंड में था विकासशील देश। तो देखिए मनी और टेक्नोलॉजी के आधार पे हुआ था विभाजन। मनी और टेक्नोलॉजी जिसके पास था विकसित देश, और जिसके पास कम था तो नहीं था विकासशील देश। फिर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में दो पार्ट में बांटा गया था। Annex 1 इसमें देखिए 43 विकसित देश था। उसके बाद सेकंड में था नॉन Annex 1 और थर्ड में था Annex B। Annex B में देखिए क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट प्लस सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जिन्हें टारगेट दिए गए थे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। फिर यहीं पे देख सकते हैं एक फैक्ट और, क्योटो प्रोटोकॉल प्रेरित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। फिर देखिए आगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, यहाँ पे बाध्यकारी क्या क्या था। 7 ग्रीन हाउस गैसेस CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 और NF3। NF3 को कब बंद किया गया था, 2012 में दोहा सम्मेलन में। उसके बाद देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, यह केवल विकसित देशों को बाध्य करती है, विकासशील देशों को नहीं। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जो है उत्सर्जन को कम करने के लिए केवल विकसित देशों को बाध्य किया था। और इसी में देखिए आया था CBDR, मतलब साझा लेकिन विभेदीकृत उत्तरदायित्व। इसी में देखिए 1990 बेस ईयर मान के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5% का कमी करना था केवल विकसित देशों को। फिर आगे देखिए 2005 में हुआ था COP 11 या तो MOP 1। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। और जब देखिए 2005 में जब क्योटो प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू किया गया तब वहीं से एक चीज़ और निकला, MOP 1। फिर आगे देखिए UNFCCC के बारे में 2009 में हुआ था कोपेनहेगन में सम्मेलन। और कोपेनहेगन सम्मेलन में ही निकल के आया था REDD+। इसमें देखिए क्या था, निर्वनीकरण को रोकना और वनों को संरक्षित करना। फिर 2007 में बाली एक्शन प्लान, इसमें क्या था, तकनीक इस बाली एक्शन प्लान में देखिए क्या था, तकनीक विकासशील देशों को देंगे। मतलब विकसित देश अपना टेक्नोलॉजी को विकासशील देशों को देंगे, उसके बाद आर्थिक मदद भी करेंगे। उसके बाद देखिए 2010 में हुआ था कानकून सम्मेलन, कहाँ पे, मेक्सिको में हुआ था। इसी में देखिए 2010 में हुआ था कानकून सम्मेलन। इसी में GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड का स्थापना किए। मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड का सबसे पहले अवधारणा यहीं पे आया था। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड में कितना 100 करोड़ जमा करना था। इसमें देखिए, और ये जो था ग्रीन क्लाइमेट फंड 100 करोड़ किसके लिए था, मतलब किसको मिलेगा। पहला देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े देश या तो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने हेतु विकसित देशों ने एक फंड बनाया, इसी का नाम है GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसमें देखिए ग्रीन टेक्नोलॉजी मुफ्त में देंगे गरीब देशों को। मतलब विकसित देश ग्रीन टेक्नोलॉजी को मुफ्त में देंगे गरीब देशों को। फिर 2012 में हुआ था दोहा सम्मेलन। यहाँ पे देखिए NF3 को प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम चरण खत्म हो गया था, कहाँ पे, यहीं पे दोहा सम्मेलन में।
उसके बाद 2013 में हुआ था पोलैंड में वार्सा सम्मेलन। यहाँ पे देखिए GCF, GTT, REDD प्लस पे चर्चा हुआ था। फिर देखिए UNFCCC के बारे में ही 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। यहाँ पे देखिए पेरिस समझौता क्या, देखिए यह एक समझौता है, सभी देश इसमें शामिल था। उसके बाद देखिए सभी को विभेदीकृत जिम्मेदारी दिया गया था, मतलब कंपनसेशन वाली चर्चा इसमें नहीं था कि करना ही पड़ेगा आपको, आपका मन था इसमें। और इसमें बात क्या क्या किया गया था, देखिए सबसे पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस मतलब औद्योगिकरण के पूर्व में जो उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक देना है। सेकेंड में सभी को जिम्मेदारी होगी, मतलब विकसित और विकासशील देशों को सभी को अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद 2050 तक CO2 में 50% का कमी करना है, मतलब 21वीं सदी में 100% CO2 को ख़त्म कर देना है। फिर यहीं पे आया चौथा में आया था डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन टू अर्थ में देखिए सभी देश CO2 कम करेंगे तथा सभी देश अपने ही देश में रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। उसके बाद सरकार ने कितना CO2 कम किया है, प्रत्येक देश रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे और 10 वर्षों में, मतलब 10 वर्षों में CO2 या तो ग्रीन हाउस गैसों में कितना कमी किया है अपने स्तर पे प्रकाशित करेंगे। उसकी 5 नंबर पे देखिए तकनीकी का हस्तांतरण। 6 में देखिए प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर का कोष बनाया जाएगा। इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन, यहाँ पे गरीब और विकासशील देशों को सहायता देने हेतु 100 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। फिर 7 नंबर पे 2020 के बाद लागू इसको किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 अक्टूबर भारत देखिए साइन कब किया था पेरिस सम्मेलन, पेरिस समझौता में भारत कब साइन किया था, 2 अक्टूबर 2016 को। उसके बाद 16 नवंबर 2016 को शर्त पूरा हो गया था जो भारत का डिमांड था। फिर देखिए पेरिस सम्मेलन में टारगेट क्या था, तो देखिए भारत के लिए क्या था, 2005 की तुलना में CO2 को 33 से 35% तक कम करना है। कब तक, 2030 तक। उसके बाद देखिए 40% नॉन फ्यूल बेस, मतलब जीवाश्म पर आधारित उपयोग ना करें। फिर चीन के लिए क्या था, CO2 को 60 से 65% तक कम करना है 2030 तक। 2030 तक CO2 का उत्सर्जन में 60 से 65% कमी करना है। फिर अब यूएसए के लिए था 26 से 28%। आगे यूरोपीय यूनियन के लिए था 40%, मतलब 1990 की तुलना में 2030 तक यूरोपीय यूनियन को CO2 का उत्सर्जन में 40% का कमी करना है। बाकी और अच्छा से देखना तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अच्छा से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल, संधि और समझौता क्या होता है। सो ठीक है, तो देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, एवरेज कठोर है और इसमें देखिए प्रोटोकॉल में आलोचना की जा सकती है और प्रोटोकॉल प्रतिबंधित नहीं करता किसी को कि आपको कम करना ही है। उसी प्रकार देखिए संधि में क्या, संधि कठोर होता है और इसमें प्रतिबंध होता है और इसी में आलोचना किया जा सकता है, मतलब नकारात्मक छवि आपका बन सकता है, मतलब कोई भी चीज़ पे संधि हुआ है और उस चीज़ को आप टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आपका आलोचना भी होगा और आपका देश का नकारात्मक छवि भी बन सकता है, बनेगा। फिर आगे थर्ड में देखिए समझौता क्या होता है, तो समझौता देखिए कमज़ोर होता है, कठोर थोड़ा सा। आज समझौता में देखिए समझौता में आप
समझौता कोई चीज़ का हुआ है और उसमें आप काम नहीं कीजिएगा तो इसमें आलोचना आपका नहीं होगा, आपके मन पे डिपेंड है। उसके बाद एक बार आगे देख लेते हैं कालक्रम। सबसे पहले देखिए CFC को बंद किया गया था, उसके बाद HCF को बंद किया गया था, उसके बाद HCFC उसके बाद बंद किया गया था HFC को। उसके बाद भविष्य के लिए क्या है, HFO है भविष्य के लिए। फिर देखिए ओजोन क्षरण कौन कौन सा गैस है, CFC और HCFC। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, HFC। उसके बाद आगे UNFCCC के बारे में देखते हैं। COP26 कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड में हुआ था। यहीं पे देखिए PM मोदी द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत किया गया था। तो मिशन लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें देखिए क्या था, मिशन लाइफ क्या था, व्यक्तिगत घरेलू और सामुदायिक स्तर पे पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली। COP26 में देखिए भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन या कार्बन न्यूट्रल बनाने का वादा किया गया था। इसी में देखिए COP26 में ही PM मोदी द्वारा पंचावृत गोल लिया गया था। पहला देखिए क्या था, 2030 तक 50% कम करना, क्या, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा। फिर सेकंड में क्या है, 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना है। फिर थर्ड में है 2030 तक कुल अनुमानित कार्बनिक उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना है। फिर 4 नंबर में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से कम करना है। फिर लास्ट में 5 नंबर पे 2070 तक नेट जीरो कार्बन बनाना है इंडिया को। तो COP26 को देख लिया, आप आगे देखते हैं COP27। तो दोस्तों देखिए COP27 6 से 18 नवंबर 2022 को हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। और इसमें देखिए COP27 में एजेंडा क्या क्या था। पहला देखिए समन अनुकूलन, वित्त और हानि और क्षति फंड। बाकी इस चीज़ को आप लोग अच्छा से देख सकते हैं वीडियो रोक के, उतना डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे इस पर। अब अभी जो COP28 लेटेस्ट हुआ है उस चीज़ पे हम लोग अच्छा से बात करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और COP27 को देख लीजिएगा अच्छे से। अब आगे हम लोग बात करते हैं COP28 जो 2023 में हुआ था UNFCCC का। स्टेट में क्या क्या चीज़ निकल के आया इसका आउटपुट। सबसे पहले देखिए वैश्विक स्टॉक टेक, उसके बाद ग्रीन क्रेडिट योजना को लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा। उसके बाद थर्ड में हानि और क्षति निधि को मंजूरी दिया गया। बाकी इस चीज़ को भी आप लोग अच्छा से देख लीजिए। बाकी PT 365 इन्वायरमेंट का करवाएंगे उस समय पूरा डिटेल से इस चीज़ को बता दिया जाएगा। UNFCCC के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए हैं।
COP28 में देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक और ग्रीन क्रेडिट स्कीम मतलब हरित योजना को लॉन्च किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग UNFCCC को देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकंड में UNCBD मतलब जैव विविधता कन्वेंशन को। इसको देखिए 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया था। तो ये देखिए जैव विविधता कन्वेंशन जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मतलब देखिए UNCBD क्या है, जैव विविधता से संबंधित कन्वेंशन है। इसमें देखिए सबसे पहले हुआ था कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय संधि। फिर सेकंड में नागोया प्रोटोकॉल, उसके बाद आगे आइची लच। आगे देखिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन ने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क मतलब GBF नामक एक नया समझौता किया जिसे 2030 तक हासिल करने की आवश्यकता है। फिर यही देखिए कुनमिंग घोषणा जो हुआ था 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढांचे के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया गया था। उसमें उसके बाद देखिए आगे 30x30 क्या है, तो 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित स्थिति प्रदान करेगी। फिर यहाँ पे देखिए GBF क्या है, सो ज्ञात प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना और 2050 तक सभी प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम और दर को 10 गुना कम करना। उसके बाद हम लोग 30x30 लक्ष्य क्या था, इस चीज़ को भी हम लोग देख लिए। 2030 तक विश्व स्तर पर मतलब स्थलीय और समुद्री स्तर पर 30% बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना। उसके बाद देखिए 2030 तक 30% क्षेत्रों, इसमें देखिए स्थलीय अंतर्देशीय जल और तटीय और समुद्री का संरक्षण और प्रबंधन करना। उसके बाद देखिए 2022 में जो हुआ था UNCBD का COP15, इसका निष्कर्ष क्या था, प्रकृति के लिए पैसा, जैव विविधता पर प्रभावों की रिपोर्टिंग, हानिकारक सब्सिडी, प्रदूषण और कीटनाशक निगरानी और रिपोर्टिंग प्रगति। फिर अंतिम देखिए UNCCD मतलब मरुस्थलीकरण को रोकना। इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग, ग्लोबल लैंड आउटलुक सूक्ष्म। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए UNFCCC का जब स्थापना हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ COP 1, 2, 3, जैसे कि वर्तमान में COP28 हुआ था। उसके बाद देखिए आगे देखिए पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, वहाँ से निकला क्या किया CMA, और क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था, तब वहाँ से निकला था CMP। तो देखिए 2019 के बाद से क्या चल रहा है, देखिए COP भी चलता है, CMP भी चलता है और CMA भी चलता है। बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ।